नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी के लिए रोजाना नई चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। अभी कल झारखंड में राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया। 24 दिनों का छात्र आंदोलन राहुल गांधी की एक चिट्ठी के बाद खत्म हो गया है और इधर राहुल गांधी ने संसद में लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनको आने और जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों पर पायलट गन चलाने का जवाब मांगा। तो इस मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। सरकार की हनक ऐसे फैसलों से धीरे धीरे टूटती जा रही है और अब राहुल गांधी से पीएम मोदी और बीजेपी कितना डर चुके हैं, इसका नया मामला सामने आ गया है। जी हां, पुणे में राहुल गांधी 22 तारीख को छात्रों की गूंज करने वाले हैं। पुणे में आप जानते हैं, और पुणे में पुलिस ने 18 तारीख यानी आज से 31 अगस्त तक 14 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया है। पुणे में 14 दिनों का कर्फ्यू क्यों? क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। कहा नहीं है ये, लेकिन ये समझ में साफ साफ आता है कि आखिर कर्फ्यू लगाने की अभी जरूरत क्यों पड़ी। इस समय न कोई तनावपूर्ण घटना हुई है पुणे में, न कोई ऐसा त्योहार है जिसमें तनाव की आशंका हो, फिर भी यह कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि अब छात्रों की गूंज का अगला चैप्टर 22 अगस्त को पुणे में होगा। बेचारी बीजेपी कोटा, देहरादून, फिर प्रयागराज, तीनों जगहों पर अपना हश्र देख चुकी है, तो पुणे में उसके पास बस यही रास्ता बचा था कि लोगों को जमा होने से रोका जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के चुनावों के वक्त एक चैनल के पत्रकारों के साथ बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि कौन राहुल? मैं नहीं जानता राहुल, किसी राहुल को। अब बीजेपी की सरकारें ही नरेंद्र मोदी को बता रही हैं कि राहुल गांधी कौन है और क्यों उनसे बीजेपी को डर लगता है। दरअसल आज खबर आई कि पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक, ये देख लीजिए खबर, पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर में 14 दिनों के लिए जमाबंदी यानी धारा 37 लागू कर दी है। बताया गया है कि यह कोई पूर्ण कर्फ्यू नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम है। शहर में आम जनजीवन, यातायात, व्यापार, बाजार, व्यवसाय सामान्य रूप से चालू हैं और कोई आवाजाही पर लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बिना पूर्व पुलिस अनुमति के 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने या जुलूस निकालने और ऐसे मोर्चों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कहा गया है कि ऐसे मोर्चे आप नहीं निकाल सकते। जाहिर है कि इस कदम का मकसद राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली में खलल डालने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मसले पर क्या कुछ लिखा है, आइए जरा देखिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के हर कदम पर बीजेपी का बार बार आपा खोना लगभग मजेदार लगता है। उन्होंने छात्रों की गूंज इवेंट को रोकने के लिए पुणे में अचानक कर्फ्यू लगा दिया। ये ऐसी चौथी कोशिश है। कोटा में बीजेपी सरकार ने इजाजत नहीं दी, वेन्यू बदलने पर मजबूर किया और छात्रों को शामिल होने से रोका। देहरादून में उन्होंने राहुल जी के प्रोग्राम से भीड़ को दूर करने के लिए ठीक बगल में फ्री एंट्री वाला म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया। प्रयागराज में योगी सरकार ने हद ही कर दी, पहले हर वेन्यू को रोका, फिर मैदान में सीवर का पानी भर दिया। लेकिन अगर उनमें बेहतर समझ होती या थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ होती तो उन्हें अब तक पता चल गया होता। एक बार जब राहुल गांधी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है या होता है। पुणे में मिलते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा कि राहुल गांधी एक बार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी राहुल गांधी जाएंगे पुणे, इसीलिए पुणे में मिलते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। तो अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पुणे में छात्रों की गूंज तो होकर रहेगी। राहुल गांधी ने पहले ही कहा है कि लड़कियां बोलेंगी और सब सुनेंगे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जो जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें पुलिस ने जो अत्याचार प्रदर्शनकारियों पर किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, फैसला सुनाया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची
और जस्टिस वी मोहना की पीठ यानी 3 जजों की बेंच ने यह साफ किया, स्पष्ट किया कि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बेंच ने कहा है कि इस उच्च स्तरीय पैनल को मामले के तथ्य जुटाने का काम सौंपा जाएगा और इसे समय समय पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके आधार पर न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इस बेंच के मुताबिक समिति केवल तथ्यात्मक प्रश्नों की जांच कर सकती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापक कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों पर यह अदालत विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न यानी साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील या कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी। लेकिन किरण रिजिजू ने तो कहा है कि पुलिस की कार्रवाई में ऐसा कोई मरा ही नहीं है, पुलिस ने संयम से काम लिया, इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। देख लीजिए, जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू के बयान को, ले आइए किरण रिजिजू के बयान को ही सुन लेते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कोई मरा ही नहीं, पुलिस ने संयम से काम लिया। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। लेकिन पहले महाराज किरण रिजिजू साहब जो देश के केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उनकी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको, इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला। लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर, आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं तालियां बजानी चाहिए इनके लिए? आप लोग भी ताली बजा दीजिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री जो हैं रिजिजू साहब, क्या बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया कह रहे हैं। कोई मरा ही नहीं, यानी जब तक कोई मरा नहीं तब तक सरकार जिम्मेदारी लेगी ही नहीं कि वहां कुछ हुआ भी था। किसी की मौत हो जाती तभी वहां कुछ कोई घटना घटती। पुलिस ने तो किसी को डंडा मारा ही नहीं, किसी का सिर फूटा ही नहीं, किसी के ऊपर कील लगे हुए डंडे से पिटाई हुई नहीं, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे किसी ने डंडा मारा ही नहीं, किसी लड़की को किसी मेल पुलिस वाले ने पीटा ही नहीं। वहां तो कुछ नहीं हुआ था, वहां तो बिल्कुल शांत थी पुलिस बैठी हुई, बिल्कुल हाथों पे हाथ धरे हुए। लेकिन रिजिजू साहब, कुछ दिखाऊं, विजुअल्स दिखा दें? नहीं चाहता हूं दिखाना। आपका चेहरा जो है ऐसे ही रहे, मुस्कुराते रहिए आप। राहुल गांधी ने इस पर क्या लिखा है, जरा ये देखिए। राहुल गांधी, आइए जरा। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं।
पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग के खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और ना दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि दोनों हैं, आंख भी है याददाश्त भी, दोनों है। तो यहां किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं, वहीं अमित शाह तो संसद में जवाब देने से बच गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश ने बता दिया है कि मामला आगे बढ़ चुका है और सरकार को कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं। एक चुनौती आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोवा में दे दी। 4 दिनों से और खासकर 15 अगस्त के झंडा फहराने का जो कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में हुआ और वहां पर वंदे मातरम के गान के बाद से जो बवाल मचाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, सोनिया गांधी ने रुकवा दिया, ये हुआ वो हुआ, चल रहा है, आप लोग जानते हैं। आज सबकी पोल खोल के रख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा है कि शुरुआत से ही, चाहे वो गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जितने भी हमारे आजादी के परवाने हों, महापुरुष हों, इन लोगों ने 2 पैराग्राफ ही गाया था और मैं भी 2 ही पैराग्राफ गाऊंगा। हम लोग भी पिछले 90 साल से 2 पैराग्राफ गाते हैं वंदे मातरम का, और मैं उससे आगे नहीं गाऊंगा। सुनिए जरा उनकी जुबानी। चल रहा है सर, वंदे मातरम का और लॉट ऑफ इधर भी गोवा में आपका अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what any talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that तो सुन रहे हैं आप, 90 साल से जो चल रहा है वही होगा, वही चलाएंगे हम। अगर आपको केस डालना है तो गांधी जी पे करिए, केस करना है तो नेहरू जी पे कीजिए, केस करना है तो सरदार पटेल पे कीजिए। पिछले इतने साल से आप भी तो गा रहे हैं, यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी 2 पैराग्राफ जो हम गाते थे हम वही गाएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं और बीजेपी का डर उसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। क्या मोदी अब समझ चुके होंगे कि कौन है राहुल और क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट क्यों यहां अब नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है? यह सब कुछ अब समझेंगे हम। जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। 3 वरिष्ठ साथी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जरा स्वामी जी आपके पास जल्दी से, देख लिया आपने कितनी सारी चीजें दिन भर में घटना ही घटना। जब लेके तैयारी करता हूं, न्यूज पॉइंट की तैयारी करने बैठता हूं तो लगता है क्या करूं, क्या लूं, क्या छोड़ दूं। पीएम केयर फंड की बात अभी मैंने नहीं की है। पीएम केयर फंड 2023, 24, 24, 25 ये कुछ पैसे आ गए, कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दिए। असम में लोगों की हालत खराब है, पैसे मांग रहे हैं। आपके पास इतना पैसा, असम भेजो ना।
कोविड काल में बनाए, जिसका ऑडिट नहीं करवा, जिस आरटीआई बाकी तमाम चीजों में आप कहते हैं कि ये उसमें नहीं है, लेकिन ऑडिटेड रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने मुद्दे हैं कि एक एक मुद्दे पे अगर बात करने बैठे हम तो कम से कम 10 घंटा कम लगेगा। 10 मुद्दे ऐसे आ जाते हैं स्वामी जी। चलिए, लेकिन जिन मुद्दों को यहां रखा हूं वहीं से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज, और उसके बाद एक तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें आज एक शानदार फैसला यहां आ चुका है, जिसकी बात हम लोग पहले करते रहे हैं। 19 तारीख को कमेटी बनेगी। कमेटी में कौन कौन होंगे वो देखने के बाद और समझ में आएगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। अभी इसलिए चूंकि यह फैसला है और इस फैसला का स्वागत होना चाहिए, 19 तारीख को इस पे हम और इसको अंडरलाइन करेंगे कि यह फैसला स्वागत योग्य है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक फैसला जो पुणे में हुआ है, और हमारे साथी शायद अनिल सिन्हा जी वहीं होंगे अभी। अनिल जी पुणे में ही हैं, पुणे में ही हैं अनिल जी। जी, तो ये अब कर्फ्यू में रहेंगे अनिल सिन्हा जी, अभी अनिल सिन्हा जी के पास आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने से पहले ये आखिर ये डर कैसे पैदा हो जाता है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, रैली करते हैं, उससे पहले वहां कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। इस बार मैदान नहीं बदल रहे हैं, अब पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा दो यार। वो ये होता है ना कि चलो यहां से वहां, वहां से यहां, ये गेम बहुत खेल लिए, 3 राज्यों में खेल लिए, जयपुर में कर लिए, हम देहरादून में कर लिए, इलाहाबाद में कर लिए, अब क्या करें, मैदान बदलेंगे, परमिशन नहीं देंगे तो बदनामी होगी, चलो यार कर्फ्यू लगा दो। यही माना जाए स्वामी जी? देखिए राजीव जी, पहली बात तो आपने ये कही कि जो पीएम केयर फंड है उसका पैसा असम में क्यों नहीं दिया जाता। भाई अगर मान लीजिए केरला के अंदर बाढ़ आती है तो वहां पे पैसा क्यों नहीं दिया जाता जी। भाई अगर वो पैसा दे दिया गया होता या दे दिया जाए तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, विधायक खरीदे जाते हैं, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। भाई देखिए, पीएम केयर फंड हम लोगों ने भी पैसा दिया था, सबने पैसा दिया था, ये मान के दिया था कि एक गवर्नमेंट का फंड होगा और इसके अंदर जब भी हमारे देश का किसी भाग का व्यक्ति दुखी होगा तो उसको ये यूज करने को मिलेगा। ये हमारे दिमाग में कतई नहीं था। ये पैसा जो है ये प्राइवेट फंड माना जाएगा और मोदी जी का प्राइवेट फंड माना जाएगा और इस पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाएं, लेकिन हो गया। अब राम जन्मभूमि में मान लीजिए हम लोगों ने पैसा दिया था, या जितने लोगों ने पैसा दिया था, दिग्विजय सिंह ने दिया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया था, ये मान के थोड़ी दिया था कि वहां पे चंदा चोरी हो जाएगी। हमने मान के दिया था कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी तो कोई करेगा नहीं। अच्छा, अब ये पुणे के अंदर हुआ। अब ये बताइए राजीव जी, हम सब लोग हिंदू हैं, हम लोग सब रक्षाबंधन मनाते हैं और हमारे यहाँ रक्षाबंधन से पवित्र त्योहार कोई नहीं माना जाता। भाई ये तो भाई बहन का त्योहार है, परिवार इकट्ठा होता है, मिठाई खाई जाती है, राखी बंधवाई जाती है और एक प्रकार का गेट टुगेदर होता है जिससे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आप रक्षाबंधन को ये मान रही हिंसक त्योहार है। अच्छा, रक्षाबंधन में 28 तारीख को है और राहुल गांधी का प्रोग्राम 22 तारीख को है, 6 दिन के बाद रक्षाबंधन है। उसके कारण अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में क्या पुणे ही सबसे ज्यादा हिंसक वो है जिला? आप ये बताइए। भाई हम तो ये जानते हैं, जो दूर बैठ के हमको पता है कि भाई पुणे तो एक ऐसी जगह है जो शिक्षा की नगरी है। जैसे कोटा शिक्षा की नगरी है, प्रयागराज शिक्षा की नगरी है, वैसे पुणे से बॉसेस और एक से एक वहां इंस्टीट्यूट्स है और आईटी प्रोफेशनल्स वहां रहते हैं, बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री है, बड़ा सुंदर मौसम है, मराठी लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं। वहां पे आप उनको हिंसक बता रहे हैं, हिंदू एक जो पर्व है उसको आप हिंसक बता रहे हैं। और अच्छा, ये इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी जी के और देवेंद्र फडणवीस के सलाहकार है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई कांग्रेस का आदमी घुस गया है या उसे लग गया है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलत राय दे रहा है। अच्छा, ये कार्यक्रम जो पुणे के अंदर रखा गया था, ये रखा गया था केवल लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए, वरना बाकी प्रोग्राम में लड़के लड़की दोनों मंच शेयर करते थे। यहाँ पे केवल लड़कियां होंगी, लड़कियों को बुलाया गया है, लड़कियों से संवाद होगा। अब आप लड़कियों के संवाद में राहुल गांधी अगर दिल्ली से उनसे बात करने जा रहे हैं, उन्हें बात करने देते, इवेंट को इवेंट रहने देते। आपने इवेंट को सुपर इवेंट बना दिया। अब इसके बाद चैलेंज हो गया। चैलेंज आप किसको कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो चैलेंज कर नहीं रहे भाई, आप तो है चैलेंज कर रहे हैं वहां की लड़कियों को। अच्छा, आपको बताया महाराज में तो रिया हीर जैसी लड़कियां हैं जो एक हाथ से पूरी की पूरी पुलिस की ट्रक को रोक देती हैं और बच्चों को छुड़ा लेती हैं। तो ऐसे बच्चे, और मराठा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एरिया, वहां के अंदर आप इस प्रकार का दुस्साहस कर रहे हैं। आपने प्रयागराज के अंदर वहां सीवर का पानी डाल दिया,
इसके बावजूद लाखों लोग पहुंच गए। 3 दिन पहले वहां पे कोटा के अंदर मीटिंग हुई थी, छात्र संवाद हुआ था, वहां पे आपने जो है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे पहुंचे, क्योंकि बच्चों के अंदर एक फीलिंग होती है कि भाई somebody is coming to 2000 किलोमीटर हमसे मिलने आ रहा है, तो उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, मेहसान फरामोश थोड़ी है, उससे मिलने नहीं जाएंगे। तो आप एक तरह से फिल्म के अंदर जैसे होता है, एक जो व्यक्ति होता है उसका एक समर्थक होता है जिसको लोग हीरो मानते हैं, जो समाज का समर्थक होता है उसको हीरो मानते हैं, और जो समाज के समर्थक के खिलाफ खड़ा होता है उसको लोग विलेन मानते हैं। तो मुझे लगता है पटाक्षेप होने वाला है, अब ये फिल्म का बिल्कुल क्लाइमेक्स होने वाला है। अब जो विलेन है वो पिटने वाला है और हीरो बनने वाला है, क्योंकि अब समाज को ये लोग चैलेंज करने लगे हैं। दे आर नॉट चैलेंजिंग राहुल गांधी, दे आर चैलेंजिंग द यूथ ऑफ दिस नेशन एंड स्पेशली द गर्ल्स पावर ऑफ दिस नेशन। आपने जितने भी आज तक एजुटेशन हुए जन अल्फा और जन जी के, आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि हमारी बेटियों ने बेटों से आगे बढ़ के, और जिस प्रकार का उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है, और इस क्रिएटिविटी से डर के इन्होंने बच्चों से पंगा ले लिया है। मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट, अरे वहां जाके क्या है साहब, जिनके लाठी में कील लगी हुई थी वो पुलिस के लोग नहीं थे। अरे यही तो इशू है, हम यही तो कह रहे हैं। अब जैसे बाद में खबरों में आ रहा है कि एक गाजियाबाद के एक जिम का लड़का जो जिम चलाता है, जो पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, वो डंडा लेके वहां बैठा हुआ है, बच्चों की पिटाई कर रहा है। अरे हम उन्हीं लोगों को तो ढूंढना चाहते हैं जो मुंह में पट्टे बांधे बैठे हुए थे, पुलिस के ड्रेस पे नहीं थे, और वो लोग पिटाई कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करके आप जो है पनिश नहीं कर रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वही वाली स्थिति है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब इनको लग रहा है इनकी सत्ता गई, अब एक लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी तरह से डरा धमका के ये अपनी सत्ता को कायम करने का। लेकिन क्योंकि इन्होंने बच्चों को बार बार हर्ट किया है, और जैसे आज सौरभ दास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें एफआईआर की लिस्ट दे दो, हम निरस्त कर देंगे सारी एफआईआर, ये लिस्ट देने को तैयार नहीं है। और ये एक प्रकार से जो वादा खिलाफी की है नड्डा साहब ने, वो एम्स में लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया होगा, भगवान से प्रार्थना है उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया हो, लेकिन जो वादा खिलाफी की है, आपने जो अमानत में खयानत की है, इसका दंड तो समाज आपको देगा। हम अपने बच्चों के साथ हैं, जन अल्फा और जन जी के साथ हैं, और हर परिवार जहां बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों के साथ होंगे, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश की होप हैं, और हमारे देश को महान बनाने में ये बच्चे जिस प्रकार से अपनी क्षमता को, प्रतिभा को दिखा रहे हैं, हमारा सपोर्ट इनको आवश्यक है, और हम सपोर्ट इनको देके रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनिल जी, चूंकि आप पुणे में हैं, पुणे में आज से कर्फ्यू की घोषणा हो गई है, बाकी चीजें सामान्य रहेंगी, लेकिन इसमें यह कह दिया गया है कि 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई रैली नहीं हो सकती, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई मोर्चा नहीं खोला जा सकता, ये सारी बातें कह दी गई हैं। आप चूंकि वहीं हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि जबकि 22 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां होना है, छात्रों की गूंज, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा उधर भी करेंगे। सीजेपी का मामला जो था और जंतर मंतर का, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस पे भी, और सीजेपी का क्या कहना है, इन सब पे भी आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इस पे बात करना जरूरी है कि क्या यहां पुणे में ऐसा कुछ, चूंकि आप वहां हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ अगले 10-12-14 दिनों में होने वाला है जिससे पुणे की सुरक्षा पे खतरा हो, आप लोगों की सुरक्षा पे खतरा हो? नहीं, देखिए ये यहाँ पर तो हम मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि उन्होंने लगा दिया है। किसी को मतलब सब सामान्य है और न किसी को अंदेशा है। ये पुलिस को है, और जिनके लिए वो मैसेज दिया है उन्होंने, उनके लिए है। मतलब कांग्रेस वाले वो उनको मैसेज दिया है, मतलब आप समझिए कि एक तरह का कन्फ्रंटेशन, ये रुकावट डालना चाहते हैं। इससे कोई फर्क थोड़े आने वाला है किसी को, कोई मतलब कोई एकदम स्थिति सामान्य भी है। दूसरा है क्या कि जो फेस्टिवल्स में यहाँ ऐसा कभी सुना नहीं कि ये जो है ये भी जो फेस्टिवल बता रहे हैं वो, उसमें तो इस तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है कि आप इस तरह का कुछ करें लगाएं। तो वो सिर्फ देखिए क्या है कि अब उनका जो कहा उन्होंने कि कोई घुस गया है सलाह दे रहा है, घुस गया है सलाह नहीं, असल में कि बैंकरप्सी है, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जस्ट यहाँ तो उल्टा चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है कि जो केस सावरकर वाला है उसके में ये जो है सो चर्चा हो गई, और उसने जो है सावरकर के जो ये है ग्रैंडसन ने वो स्वीकार किया है कि गोडसे जो है आरएसएस, गोडसे भी आरएसएस का मेंबर था, मतलब वो मेंबर थे।
तो वो जो है अब तो यहाँ जो दूसरा ही चीज यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो एलिगेशन है लंबे समय से वो अस्वीकार करते रहे हैं, वो उसका तस्दीक उसकी सावरकर के परिवार वाले कर रहे हैं कि वो जो है गोडसे जो है वो मेंबर था इसका। तो ये तो देखिए ये क्या है कि इसका बैंक्रप्सी का भी मामला है। दूसरा हमको लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये सिर्फ महिलाओं वाला से हमको व्यक्तिगत तौर पर मुझको लग रहा है कि महिलाओं का क्यों अभी तो चल रहा है पूरा देश भर में, ये महिलाएं पुरुष ये सब क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। युवाओं का आंदोलन चल रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। इसमें अलग से महिलाओं वाला में इसका लॉजिक मेरे कम से कम मुझको कोई ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या उसका मैसेज करना चाहते हैं। आ रही है महिलाएं तो बड़ी संख्या में आ रही है ऐसे भी, और वहां तो आश्चर्य कि इलाहाबाद जैसे नॉर्थ इंडिया में पब्लिक रैली में महिलाओं की संख्या कितनी कम होती है आपको पता है। लोग अगर वो मैनेज करके अगर नहीं लाया पॉलिटिकल पार्टी वाला बस में भर के तो महिलाएं जाती नहीं है। लेकिन अब देख लीजिए वो प्रयागराज की रैली में एकदम लड़कियां आगे खड़ी हैं और बहुत बड़ी संख्या में है और इतनी बड़ी भीड़ है, उनको कोई चिंता नहीं आ रहा, ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी। तो इसका मतलब ये है कि जब जो चल रहा है तो इसमें अलग से लॉजिक मुझको उतना ये नहीं मतलब कन्विंसिंग नहीं लगा। इसकी लेकिन दूसरी चीज अनिल जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ सबमिशन दूसरा है कि चलिए ये कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे वो पुरुष को बुलाएं, महिलाओं को बुलाएं, लड़कियों को बुलाएं, जिसको भी बुलाना है बुलाएं, लेकिन सवाल ये है कि आप रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो तो देखिए वो महिलाएं अब देखिए अब इसमें और है विरोधाभास। अब महिला जब ये है क्या कहते हैं महिलाओं की रैली है, अगर पुरुष की रैली होती तो थोड़ा बहुत आप बोलते भी कि भाई वहाँ ये है। जब महिलाएं आ रही है तब और अब आपको तो उतना ही इंतजाम करना है जो कि उनको असुविधा ना हो। और उसका उदाहरण तो दिया झारखंड की सरकार ने। झारखंड की सरकार ने वहाँ पानी की व्यवस्था भी की और वो जो है सारी जो सुविधाएं हैं उनको ये क्या कहते हैं जो मिलनी चाहिए। कोई अगर पब्लिक गैदरिंग जैसे कि होता रहा है, आपको याद है प्रदर्शन होता था तो जो क्या कहते हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, मोबाइल टॉयलेट्स, पानी का क्या कहते हैं पानी भी का टैंकर, ये सब लग जाता था। और ये जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। उनको आपने पुलिस को आपने ये इत्तला दे दी कि फला दिन हमारा ये है क्या कहते हैं मतलब रैली है हमारी या जो भी प्रदर्शन है, तो उसके बाद वो अपना सारा इंतजाम उनको करना होता था, ये होता था। ऐसा अभी वहां का भी दिखा है। यहाँ तो ये कोशिश करते हैं उसको मतलब पुलिस के बल के जरिए भी नहीं मतलब पूरी तरह कोशिश करते हैं। दूसरी बात में ये जो समिति वाला बनाने वाला है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो केंद्र सरकार के लिए एक तरह का बचाव है। ये समिति का क्या मतलब है भाई? जो केस जो किया है लोगों ने जिसको लेकर के गए उस पर नोटिस जारी चाहिए थी पुलिस के ऑफिसर्स की और इन लोगों की, और ये एफआईआर लॉन्च करने के लिए बोलना था। तो आप ये समिति बना करके उनको आप और डिमांड पॉलिटिकल डिमांड चालू है कि आप रिजाइन करो, तो आप एक समिति बना करके उनको आप एक क्या कहते हैं एक गली दे रहे हैं भागने की। क्योंकि समिति मतलब क्या है? समिति होगा उसके बाद वो समिति तो कोई कोर्ट नहीं है ना, समिति है कोर्ट की ही है, लेकिन वो तो जो रिपोर्ट करेगी उसके बाद ना कुछ होगा। यहाँ तो उनको डायरेक्ट एक्शन लेना था कि भाई ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद कहा भी कि टाइम नहीं फलना नहीं, बहुत सारा आपने देखा ही कि कोर्ट किस तरह भागती रही। अभी वो उसमें और जो ये क्रिमिनल वाली बात है कि उसमें क्रिमिनल्स भी थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ही किया हुआ है। ये लोग तो जो बोला सो बोला, उन्होंने भी कहा उसमें दे दिया कि क्रिमिनल्स को, अरे क्रिमिनल्स को भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। आपको जेल के अंदर नहीं है ना, तो वो क्या पॉलिटिकल ये में नहीं जा सकता। हम लोग बड़ी ऊंची बातें करें लोकतंत्र की, हम लोग ये जो इनका जो फ्रेमवर्क है उसमें क्यों बात करें? जो आदमी सजा याफ्ता भी है उसको भी राइट्स है। अनिल जी, लेकिन इसमें एक चीज एक्सपोज हो गई आज दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपने आप को
दिल्ली पुलिस ने बहुत बचाने की कोशिश की है और दिल्ली पुलिस का साथ देने की कोशिश केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कर ही रहे हैं। उनका बयान सुन लिए। एक्सपोज ऐसे हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह माना है कि सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस के लोग थे, बिना बैचेज वाले लोग थे। अब उसके अलावा अगर ये पुलिस के थे तो जरा वो उन दोनों की तस्वीर ले आइए फिर से। जरा मैं अभी तक खोज रहा हूं कि ये दोनों कौन है, जरा सरकार बता दे कि ये दोनों पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस मान ले, जरा ले आइए स्क्रीन पे जरा कि ये दोनों लोग जरा, हाँ ये देखिए ये दोनों, जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, इनको दुनिया देखिए। ये दोनों दिल्ली पुलिस के हैं। अगर दिल्ली पुलिस के हैं, दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं तो बहुत बढ़िया। और देख लीजिए बीच में आप ये कैसे डंडा लेके बैठे हुए हैं। नीचे का हटा दीजिए न्यूज अपडेट ताकि इनका हाथ में डंडा, ये देखिए, ये पहचान लीजिए क्या ये दोनों दिल्ली पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस के लोग ऐसे ही रहते हैं, अगर रहते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस का अलग चेहरा है, अब हम पहचान लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ये लोग दिल्ली पुलिस के हैं? आज दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस ने बताया, बोला है कि सिविल यूनिफॉर्म में थे। नहीं, देखिए इससे क्या हुआ, ये उनका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। अब अगर सिविल यूनिफॉर्म में है तो जो पुलिस का जूता है और जो क्या कहते हैं, और ये गले में रुमाल बांध के, ये क्या सिविल यूनिफॉर्म है? क्लियर है कि गुंडा है। तो वो तो आप फंस गए बुरी तरह से। दूसरी बात यह है कि रिजिजू का बयान पर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। वो देखिए क्या है, वो तो और फंसा रहा है इनको। मतलब अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि हजारों लोग आए थे, इसका मतलब बोल रहा है कि रैली सफल थी। वो बोल रहा है, खुद ही बोल रहे हैं रिजिजू कि रैली सफल थी, हजारों लोग आए थे। अब उसमें आप बोल दो कि 50 दूसरे लोग घुस गए थे, इन हजारों लोग, वो खुद बोल रहा है कि हजारों लोग आए थे। इसका मतलब कि वो जो रैली है वो तो सक्सेसफुल हुई, वही बोल रहा है। अरे इनके देखिए एक और चीज है, किरण रिजिजू क्यों बोल रहे हैं वो बताइए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कभी आपने प्रवक्ता के रूप में काम करते हुए सुना था क्या? इतने दिन से प्रशांत जी वगैरह हैं यहाँ, आप देखिए कि आप बताएं कि जो उसका जो रहता था, ज्यादातर जो संसदीय मामले हैं और ऐसा वो अपना कम से कम एक न्यूट्रल किस्म का मिनिस्टर माना जाता है, जो जिसका काम है कि दोनों के बीच में तालमेल रखना। अब वो प्रवक्ता भी बना हुआ है, वो होम मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा है, प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहा है, वो जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। इनके हमको लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी मतलब एक फंक्शनल, ये क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट कहते हैं वो नहीं है। अब कुछ लोग चला रहे हैं और अपने विम्स के, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर चला रहे हैं। कहीं हमको लग रहा है कि जबरदस्त पॉलिटिकल पैरालिसिस हो चुका है, जिसकी वजह से न उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि न उसका ज्ञान है और न इन चीजों को कैसे चलना चाहिए उसका ज्ञान है, और जो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं वो अलग है। अभी बताइए कि वो खुद ही कह रहा है हजारों लोग आए थे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बोल रहा है कि वो सक्सेसफुल है ये जो है रैली। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम, मतलब एक तरह का हमको लग रहा है क्या, देखिए अभी एक और इसमें चीज समझना चाहिए कि इसका जो क्या नाम है प्रधानमंत्री है, ये तस्वीर मेरी बगल का है, इसको कर रहा है। भाई सीधा रखो ना, साइड में करने का ये क्या कर रहे हैं? तो वो जो है, हाँ वो जो है प्रधानमंत्री का भाषण, उसमें भी उन्होंने डिफेंड नहीं किया है गृह मंत्री को। आपका कहीं लग रहा है आपको कि गृह मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं? उन्होंने एक ब्रॉड आइडिया दिमागी नक्सल वाला रखा है, लेकिन जो कुछ अभी हुआ है उसको डिफेंड नहीं किया। तो कहीं पर कोऑर्डिनेशन, कहीं पर राइवलरी, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कहीं पर राइवलरी, इसका बड़ा मुद्दा है, मुझको ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और खबरें हम लोग दो तीन बहुत महत्वपूर्ण खबरें तो बहुत हैं, लेकिन दो तीन बहुत महत्वपूर्ण, राहुल गांधी की सभा को फिर वहां ग्रहण लगाने की कोशिश पुणे में, और पुणे से हमारे साथी अनिल सिन्हा जी बैठे हैं। इनको पता ही नहीं है, अनिल जी कह रहे हैं सब कुछ सामान्य चल रहा है और आज से ही कर्फ्यू लगाया गया है, आज से ही है। वो साफ साफ है, पता है कि राहुल गांधी को सभा नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कह दिया गया है कि हमारी रैली छात्रों की गूंज तो होकर रहेगी। अब देखते हैं ये कहां तक आगे बढ़ता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग अभी आपने चर्चा सुन लिया, जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी कि क्या
राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी अब बीजेपी ने उठा ली है। देखिए, ये बहुत छोटी हरकत है और छोटा मामला है। रैली होगी, इनके बैन वैन लगाने के बावजूद होगी, और इनको बैन लिफ्ट करना पड़ेगा। अपने आप नहीं करेंगे तो कोर्ट से करेंगे, कोर्ट से नहीं करेंगे तो जनता के दबाव में करेंगे। रैली तो वहां होगी। ये देखिए, ये पॉलिटिकल मामले होते हैं। ये ऐसे पुलिस कोई एसएचओ के लेवल के फैसले नहीं होते हैं ये। और देश में जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल है, उसमें कोई दरोगा थोड़ी ना कॉल लेगा कि देश की राजनीति कैसे चलेगी और देश के नागरिकों के अधिकार क्या है। इसको कोई एसएचओ नहीं तय करेगा राजीव जी। इसको तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं तय कर सकते। उनका भी एक कानूनी दायरा है, संविधान के अंतर्गत उनको चलना है। लेकिन प्रशांत जी, दिमागी नक्सल जैसा शब्द गढ़ने वालों के पास इतना दिमाग नहीं है कि कहां पे क्या करना चाहिए। दिमाग होता राजीव जी तो दिमागी नक्सली क्यों कहते हैं? देख लीजिए क्या हो रहा है उसका। देख लीजिए ना उसका हो क्या रहा है। उसको लोगों ने उसका गुलदस्ता बना के उन्हीं को दे दिया है वापस जी। और दिमागी नक्सल पॉलिटिकल पार्टी बन गई, हम लोग देख रहे हैं। और उसको क्या कितने हजारों मीम्स बन गए, हजारों मीम्स बन गए। मैं एक मीम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जो है छोटा बंदर लाल किले पे खड़ा हुआ है और वो पत्थर फेंक रहा है नीचे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर। तो ये इस तरीके के मीम्स बन रहे हैं, लोगों ने मजाक उड़ा दिया इसका। अब इसमें अब कुछ कहने को है नहीं उनके पास। पहली बात। दूसरी बात रहेगी, देखिए दो ही मामले हैं। मैं दिमागी नक्सल पर भी आऊंगा कि क्यों मानसिकता क्या है उसको कहने की। लेकिन किरण रिजिजू, अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, किरण रिजिजू क्या देश के केयरटेकिंग प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या वो सुपर होम मिनिस्टर हैं? क्या वो ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं? जो बात प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते लाल किले से, और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोकसभा में नहीं बोल सकते, वो अपनी घरेलू एक एजेंसी को इंटरव्यू देकर कैसे बोल रहे हैं? और किरण रिजिजू ड्यूटी को बोल रहे हैं। यही क्यों क्राइसिस मैनेजर है? राजनाथ सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं? गडकरी क्यों नहीं आ रहे हैं? निर्मला सीतारमण क्यों नहीं आ रही? ये लोग कहाँ हैं? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल क्राइसिस का एक संकेत मिल रहा है कि मोदी और अमित शाह और किरण रिजिजू, आप सोचिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस और एक व्यक्ति किरण रिजिजू जिसकी मंत्री ना हो तो कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, वो आदमी देश की राजनीति के सबसे बड़े सवाल को डिफेंड कर रहा है और मोदी अमित शाह को तो पार्लियामेंट में नहीं कर पाए, वो एजेंसी के सामने कर रहा है। दूसरी बात कि सरकार ने लगता है कि ये अभी आप दिमाग की बात कर रहे हो, 65% युवा है, बच्चों से लेकर युवा सड़कों पर है, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, जैन अल्फा जैन जी दोनों आंदोलन कर रहे हैं। अभी झारखंड में उन्होंने अपनी सब मांगे मनवा ली। राहुल गांधी ने इंटरवीन किया, मुख्यमंत्री ने पहल की और सब हो गया। उस मामले पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिग्री देने नहीं जा पा रहे हैं, उसके आंदोलन की वजह से तो है राजीव। पुणे में मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में छात्रों को डिग्री देने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं जा पा रहे हैं। विरोध है वहां पे छात्रों का कि हम इनसे डिग्री नहीं लेंगे। उस युवा से सरकार कह रही कि हम लड़ेंगे। तो ये सरकार की पॉलिटिकल विजडम है कि देश के युवाओं से आप कह रहे कि लड़ेंगे। युवाओं को कील लगी हुई लाठियां मारी गई, पहले गन मारी गई। हमने वीडियोस देखे, हम उन लोगों से मिले, राहुल गांधी ने दिखाया, उनकी कॉन्फ्रेंस किया, लड़कियों के वीडियो आए, लड़कों के वीडियो आए जंतर मंतर पे, कैसे उनको लाठियां मारी गई, कैसे वो वीडियो है कि प्राइवेट पार्ट में हमला कर रहा है पुलिस का दरोगा, ये देख रहे हैं।
हम एक देख रहे हैं कि एक IPS ऑफिसर एक निहत्थी की लड़की को थप्पड़ मार रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। और किरण रिजिजू अब आके ANI को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जी, कोई मरा ही नहीं, कोई मरता तब हम कुछ करते, इंतजार कर रहे थे। ये सरकार की कमजोरी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि मोदी और अमित शाह अपना जो पॉलिटिकल को कहें कि हैसियत है उसको खो चुके हैं और वो कमांड नहीं कर रहे हैं। उनको किरण रिजिजू की शरण में जाना पड़ रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए। जी जी बिल्कुल। हाथ तो अपना मामला उल्टा लेंगे, वो आंदोलन में है अभी बिल्कुल। अब वो देखिए प्रशांत जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपका, आपकी आवाज में हमिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत लोग लिख भी रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चेक करवाता हूं मैं, इसलिए रोकना चाहता हूं, आपकी आवाज में दिक्कत है। लेकिन अमलेंदु जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी जरा सबसे पहले पुणे आते हैं, पुणे में अचानक आनन फानन में इस फैसले का क्या मतलब निकालते हैं आप, और उसके बाद इधर सुप्रीम कोर्ट भी हम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई को आपने बहुत नजदीक से कवर किया, जरा समझना चाहता हूं कि पुणे से और उसमें भी राहुल गांधी की इस चौथी जो और थोड़ा अमलेंदु जी आपको भी कहूंगा, अगर पीछे पंखा या कुछ भी चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि उसमें उससे भी हमी आ रही है, तो उसको बंद कर दीजिए। साउंड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आवाज हम लोग दिखे ना दिखे, हमारी आवाज दूर तक सुनाई देनी चाहिए। मामला आवाज का है, बात तो दूर तक जाएगी ऐसे ही, और यहां दिमागी नक्सल हो ही गए हैं हम लोग, तो इसलिए भी। हाँ अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो ये सरकार जो है बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ रही है, और ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं ये सीधे सीधे संकेत दिखाई देते हैं कि मोदी जी बहुत ज्यादा घबरा गए। पुणे में जो किया जा रहा है राजीव जी, ये सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए ये घबराहट में उठाया गया कदम। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कदम, और वो भी आप जो है आज रात से उसको लागू कर रहा है, 18 तारीख है और 31 अगस्त तक आप इसको लागू रखेंगे, तो ये कोई साधारण चीज तो है नहीं कि आप जो है इतना लंबा इसको खींचो, और बीच में रक्षाबंधन जैसा त्योहार भी आ रहा है। दलीलें आप कुछ भी दीजिए, प्रशासन दलील इसके पीछे कुछ भी दे, हर चीज राजीव जी जो की जाती है तो ऐसा नहीं कि वो प्रशासन कर रहा है तो अपने आप कर रहा है। इलाहाबाद में जैसे स्थगित किया, उनका कैंसिल की गई परमिशन, तो उधर निजी संस्था थी उसके जरिए कैंसिल करवाई गई, लेकिन पूरा देश समझ रहा था और आज भी समझ रहा है कि वो कैंसिल किस लिए करवाई गई, किसने करवाई कैंसिल। जाहिर सी बात है कि वो दबाव था सरकार का, बाद में जब पूरे देश भर में उस पर हल्ला मचा तो सरकार दबाव में आई, उसके बाद फिर वो परमिशन बहाल भी हो गई, उसी जगह हुआ जहां हुआ था। वहां भी यही कह दिया था, देहरादून में भी यही ऐलान कर दिया गया था कि हम यही करेंगे, देहरादून में करेंगे हम, देहरादून में हुआ। कोटा में भी ऐलान कर दिया गया था कि करेंगे हम, हुआ। इलाहाबाद में भी राजीव जी घोषणा कर दी गई थी कि वहीं होगा, उसी में होगा, केपी ग्राउंड में होगा, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान कर दिया था, वहीं पे हुआ। तो अब ये जो पुणे में किया गया, तो यहाँ भी अब पवन खेड़ा कह रहे हैं ये पुणे में मिलते हैं, पुणे में होगा ये कार्यक्रम। तो ये एक तरीके से घबराहट है, और ये समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम क्राइसिस मैनेजर्स हैं उनको, कि आपके इन कदमों से या आप जो ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इससे वो कार्यक्रम और ज्यादा सफल होता है। युवाओं के अंदर एक प्रतिरोध जो है, राहुल गांधी ने क्या बात कही थी राजीव, कोटा से ही उन्होंने शुरुआत की थी, प्रतिरोध की बात राहुल गांधी ने कही थी, तो प्रतिरोध तो आप खुद पैदा कर देते हैं, राहुल गांधी को उसकी आवश्यकता ही नहीं कर पड़ती प्रतिरोध पैदा करने की। आप कार्यक्रम से पहले ही वो प्रतिरोध पैदा कर देते हैं कि उस प्रतिरोध में लोग खुद निकलकर सामने आ जाएं और सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो जाएं, राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ये लगातार हो रहा है, ये हमने कोटा में भी देखा, ये हमने देहरादून में भी देखा, ये हमने प्रयागराज में भी देखा, और वही तरीका आप जो है वो अपना रहे हैं पुणे में। अब इससे जनता को क्या कष्ट होगा और क्या होगा तो बात का मसला, जनता को कष्ट होगा कि नहीं होगा, या केवल इन्हीं को रोका जाएगा, ये सब बाद में चीजें होंगी। लेकिन ये सरकार की घबराहट एक तरफ साफ तौर से दिखाई पड़ती है। अब ये जो प्रश्न है कि राहुल गांधी ने वहां स्पष्ट किया कि ये जो पुणे का कार्यक्रम है ये लड़कियां बोलेंगी देश सुनेगा। राजीव जी, हर तानाशाह को मैंने पहले भी कहा कि हर तानाशाह जो है वो लड़कियों से बहुत ज्यादा डरता है, लड़कों से ज्यादा, युवाओं से ज्यादा वो लड़कियों से डरता है। तो ये लड़कियों की जो गूंज होगी राजीव जी, इससे तो डर लगना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब मुस्कान शर्मा को सामने लेकर आ चुके, उन्होंने बातचीत की, उसको प्रेस के सामने भी लेकर आए, फिर जो बातचीत थी उसका उन्होंने वीडियो भी जारी किया कि किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी जो है वो अत्याचार कर रहा है। उन शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन शब्दों का और लोग इस्तेमाल सब कर रहे हैं, वो लेकर आए।
अब वो लड़कियां सब वहां पहुंचेंगी मंच पर, जो महाराष्ट्र में हुआ वहां की लड़कियां भी पहुंचेंगी, और जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर वहां की लड़कियां भी पहुंचेंगी, बिहार की लड़कियां भी पहुंचेंगी। यानी पुणे का कार्यक्रम जो होगा वो लड़कियों पर केंद्रित होगा। तो इसलिए वहां से ये बात पहुंचाई जाएगी कि ये जो नारा देने वाले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और मुस्कान शर्मा का, राजीव जी आपको वाक्य याद होगा, वो उसका रिया हीर का, कि ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं। रिया हीर के ही शब्द थे राहुल गांधी के साथ जब उसने 59 सेकंड की अपनी बात रखी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो बेटियों को ना पढ़ने दे रहे हैं ना बेटियों को बचने दे रहे हैं, तो बेटियां जाकर राजीव जी पुणे से अपना सिंहनाद करेंगी, और जब वो सिंहनाद करेंगी तो हिलेगा कौन? हिलेगा वो तानाशाह जो लाल किले से दिमागी नक्सल बता रहा था, वही हिलेगा, जाहिर सी बात है। आप दिमागी नक्सल इन बच्चियों को बता रहे हैं, आप जो धमकियां दे रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, वो धमकियां आप किसको दे रहे हैं? वो धमकियां आप इन बच्चियों को ही दे रहे हैं, आप इन्हीं को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और वरना बताइए कि कौन दिमागी नक्सल है जिसके लिए आपने कहा? अब संबित पात्रा अगर आकर कुछ बता दें या किरण रिजिजू कुछ आकर बता दें कि कौन दिमागी नक्सल है, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। वरना एक परिपत्र जारी कीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिमागी नक्सल की एक श्रेणी घोषित कर दी है और उसमें ये लोग आएंगे, जारी करें, मालूम पड़े कौन कौन दिमागी नक्सल है। तो आप जारी कीजिए, आपने जारी नहीं किया। तो ये बुरी तरीके से घबराए हुए, और इसीलिए घबराए हुए कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं अब वो जाकर के मुखर होंगी। और राजीव जी अभी तक जो था कहा यह जाता था कि साहब वो महिलाएं जो है वो बड़ी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नरेंद्र मोदी की हैं। अब वो कितना ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार का उसमें योगदान था और कितना लाड़की बहना योजना का, उस सब पे बात हो सकती है अलग से, लेकिन कहा यही जाता था कि वो महिला जो है वो उनकी बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके बड़ा मजबूत वोटर है। आज राजीव जी अगर नरेंद्र मोदी को 2.5 किलो के बजाय 250 क्विंटल गालियां रोज पड़ रही हैं, तो वो 250 क्विंटल गालियां देने वाली लड़कियां हैं, तो कोई और नहीं है। और उनकी गालियों को आप जो है ये नहीं कह सकते ये पॉलिटिकल गालियां हैं, पॉलिटिकल लोग दिलवा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं दिलवा रहे हैं। ये युवा पीढ़ी जो है वो खुद गालियां आपको दे रही है और 250 क्विंटल गालियां रोज दे रही है। पता नहीं इतना बोझ लेकर मोदी जी को रात को नींद कैसे आ जाती है, 250 क्विंटल गालियां रोज पड़ रही हैं जेन जी की और जेन अल्फा की, और आप रात को चैन से सो भी रहे हैं। पता नहीं सो पाते नहीं पाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इनको नींद उड़ गई है, नहीं सो पा रहे हैं रात को मोदी और शाह दोनों ये। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे आकर रील बनाई, और रील बनाकर प्रधानमंत्री ने माफी कहा कि माफ करते हैं, उसके जरिए धमकाया कि हमने आपको माफ कर दिया, वरना हम आपके साथ बहुत बुरा कर सकते थे, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम बहुत बुरा कर सकते थे। उसी भाषा में आज किरण रिजिजू राजीव की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि साहब वो देखिए यहाँ गोली नहीं चली, किसी की हड्डी नहीं टूटी, किसी की टांग नहीं टूटी, कोई अस्पताल में नहीं पहुंचा, कोई गोली नहीं चली, कोई मरा नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। ये बता रहे हैं किरण रिजिजू कि हमारा ये सब करने का इरादा था लेकिन हमने किया नहीं। इसको इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। किरण रिजिजू साहब ये धमका रहे हैं कि हम ये भी कर सकते थे जो हमने किया नहीं। एक तरीके से किरण रिजिजू की बात का ये मकसद समझ में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझको लगता है, और वो इसलिए लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का काम ही ये है कि क्या पुलिस ने अतिरिक्त बल का प्रयोग किया, क्या कानून के बाहर जाकर उसने काम किया। इस कमेटी को यही रिपोर्ट देनी है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, किसी के ऊपर भी आरोप लगे तो उस आरोप की जांच तो होती है, कोई एफआईआर दर्ज होगी 302 की भी, तो उसकी भी जांच होगी। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो अगर किसी, चाहे एसएसपी के ऊपर लगे, चाहे कमिश्नर के ऊपर लगे, और चाहे एक साधारण पुलिसकर्मी के ऊपर लगे, और चाहे किसी साधारण आदमी के ऊपर लगे, बिना जांच के तो मुकदमा चलेगा नहीं, बिना जांच के सजा होगी नहीं, बिना जांच के दूसरे का पक्ष सुने बिना सजा नहीं होगी। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला है तो बिना किसी जांच के किसी को भी सजा नहीं होगी। एक घंटे से लेकर के फांसी तक की सजा बिना उसके नहीं हो सकती। तो इस कमेटी का काम यही है कि इस कमेटी को ये बताना है कि क्या पुलिस ने कानून के दायरे से बाहर जाकर काम किया। और जो दिल्ली पुलिस का हलफनामा है वो साफ तौर पर बताता है कि उसने कानून के दायरे से बाहर जाकर काम किया। ये उसका हलफनामा बताता है, क्योंकि उसका कहना है कि जो सिविल में लोग थे वो पुलिस के लोग थे। अगर पुलिस के लोग सिविल में थे तो हाथों में लाठियां उनके कैसे थी, हथियार उनके हाथों में कैसे थे। और अगर आप सिविल ड्रेस में पुलिस की ड्यूटी पर हैं तो इसका भी मुकदमा है, वो मुकदमा कायम हो सकता है। तो पुलिस तो खुद जो है हलफनामा देकर कबूल कर रही कि यहाँ पे मुकदमा करो।
तो जो कमेटी है वो इसकी भी जांच करेगी कि हलफनामा जो किया गया है उसमें क्या क्या जुर्म इन्होंने कबूल कर लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश और दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखे जाएंगे, जितने भी हैं सारी रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी जाएगी, उनका कोई नष्ट नहीं किया जाएगा। तो उनकी भी जांच वही करेगी, कमेटी करेगी, वो सारी चीज़ सामने आएंगी। तो मुझको लगता है कि जांच में भले ही समय लगे या हो, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको लगातार अपनी रिपोर्ट देती रहनी है बीच बीच में, यानी बीच बीच में उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कमेटी बन गई न्यायिक जांच मतलब जांच आयोग जो बनते हैं उसकी तरीके से और फिर 6 साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ता चला जाए, जैसे तमाम जांच आयोगों के साथ होता है। उस तरीके से नहीं होगा, इसमें उसको समय समय पर रिपोर्ट देनी है। वो 1 महीने में भी रिपोर्ट दे सकते हैं, 2 महीने में भी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो जो सामने आएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का खुद का आदेश है कि सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने हैं, सारे विजुअल सुरक्षित रखने हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने हैं, तो बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर साफ तौर पर हो जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। एक और बात, जो पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी खड़ा कर दिया गया, वो किसने खड़ा किया? अब वो जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके का अपना बुन रही है उसी तरीके से खड़ा किया गया। तो उस पर भी आपत्तियां उठी कि भाई आप इन छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। फिर ये कहा गया कि साहब ये छात्र वहां आकर माफी मांगे, इनको संसद घेरने का अधिकार नहीं था, और एक ही प्रक्रिया है कि या तो आंदोलन वैध है या अवैध है। चूंकि परमिशन नहीं थी तो आंदोलन अवैध है। इस पर सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मसला है और छात्रों को और अपराधियों को अलग करके देखना होगा। और जो अपराधियों की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने जो शामिल किया था कि भाई अपराधी जिनके ऊपर है मुकदमे उनको अलग से करना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा था। जो पहली सुनवाई थी उसमें एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि पुलिस ने पहचान की है 28 से कुछ अपराधियों की जो उसमें शामिल थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई अपराधी उसमें घुस गए थे तो आप उनको कर सकते हैं, वो छात्रों के लिए नहीं है, प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है। अगर अपराधी घुस गए थे तो अपराधी कौन थे? तो अपराधी तो वो भी हैं जिनको गले में रुमाल बांधे हुए दिखाया जा रहा है। अब वो पुलिस के साथ थे कि किसके साथ थे, ये तो कहा नहीं पुलिस ने भी कि वो अपराधी पुलिस के नहीं थे। चूंकि जो ले जाकर डंपर खड़ा किया गया जिसमें गिट्टी और रोड़ा भरा हुआ था वो तो पुलिस का था, तो अपराधियों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ भी पुलिस ही फंसती हुई दिखाई पड़ेगी। मुझको ऐसा लगता है अगर सही तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज रुख है, उस तरीके से जांच होती है और उस पर कार्रवाई होती है, तो हलफनामे में और जांच आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसकी रिपोर्ट से यहाँ पुलिस ही फंसती नजर आएगी। लेकिन एक चीज साफ समझ में आती है कि सुबह ही किरण रिजिजू साहब का ये इंटरव्यू आ जाता है। किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि उसने बल प्रयोग किया और ये कहा कि जब उन्होंने बैरियर तोड़ दिए तो हमको बल प्रयोग करना पड़ा। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। तो ये झूठ सामने आ गया, यानी किरण रिजिजू साहब को केंद्र का मंत्री जो है, मोदी जी की आंखों का तारा जो है, उसको मोदी जी की पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरेआम नकार रही है और बता रही है कि आपका जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है वो मिथ्या वाचन कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। एक तरीके से राजीव जी यही समझा जा सकता है जो पुलिस का हलफनामा है उसके अनुसार जी। तो ये साफ तौर पर मुझे लगता है ये चीजें आज हुई हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। जो सुनवाई हुई है, आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, कमेटी बनाएगा। ये भी बताया गया कि एक पुलिस अधिकारी की सहमति मिल चुकी है जिनको उसमें शामिल किया जाना है। बाकी एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट की कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो उसके सदस्य होंगे, उनको भी तय कर लिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं। बस ये है कि वो धिंगड़ा साहब जो है वो ना हो कमेटी में। चलिए देखते हैं बिल्कुल जस्टिस धिंगरा रहते हैं या कौन रहते हैं। ये इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि इसका स्वागत भले करें हम, लेकिन 19 तारीख को कमेटी गठित होगी, तब पता चलेगा कि इस कमेटी में कौन है कौन नहीं है, उस समय पता चलेगा। तो अभी थोड़ा सा इसको, और चूंकि जांच कमेटी बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि दिल्ली पुलिस के का जो हलफनामा है, उस हलफनामे की जांच बहुत ज़रूरी है। उस हलफनामे पर भरोसा नहीं कर सकते आप। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में साफ साफ है कि ये इधर से कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ उधर से ही हुआ है। यानी आंदोलनकारियों ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया है, मारपीट की है, कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इसलिए जांच बहुत ज़रूरी है, सीसीटीवी फुटेज ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें तो पता चलेगा। लेकिन ज़रा एक बार दिखाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 3 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना, ये तीनों की बेंच इनके इस आदेश के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। आता हूं जल्दी से, स्वामी जी आपके पास, प्रशांत जी आपके पास, अनिल जी आपके पास, जरा सुनिए।
दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डेंड क्रिमिनल्स है, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डेंड क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र है उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर, अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बाकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीजें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है एफआईआर का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले। ये कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। तो अभी आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ जो बातें कही जा रही हैं कि इस फैसले के बाद आखिर इसमें जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल क्यों हैं और इसके बाद आगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई, जिस सुनवाई के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, वीडियो देखने का समय नहीं था। यह जो परिवर्तन हुआ है, स्वामी जी जरा आपके पास आना चाहता हूं कि एक चिट्ठी लिखी जाती है, याचिका के तौर पे ही लिखी जाती है, वीडियो फुटेज देखने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट किया जाता है और यही सीजेआई साहब कहते हैं कि हमारे पास ये समय, इसके लिए समय नहीं है। और आज सीजेआई इस पर बहस सुनते हैं और उस पर फैसला देते हैं। इसको कैसे, इस परिवर्तन को अंडरलाइन करने की जरूरत है या इसको छोड़ दिया जाए? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, ये बताता है मौसम का मिजाज क्या है और मौसम बदल क्या रहा है, कैसे रहा है। आपने कुमार विश्वास का भी सुना होगा एड्रेस, आपने रामदेव को भी कई बार पलटी मारते हुए देखा होगा, कभी इधर गए कभी उधर गए, कभी दिल की बात की फिर उसके बाद पलट गए। छोटे बच्चों को नहीं आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग पलट रहे हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। एक सोशल मीडिया के अंदर राजीव जी एक जोक चल रहा है। एक व्यक्ति जाता है माननीय प्रधानमंत्री के पास और कहता है कि साहब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मेरे पास प्रूफ है, 500 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 3000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और मेरे पास प्रूफ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। तो मोदी जी कहते हैं, ये सोशल मीडिया का मजाक है, वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बड़ा कड़ा दंड दो इन लोगों को, बिल्कुल जेल भेज दो। तो वो आदमी कहता है कि साहब किसको भेज दें, वहां जो ठेकेदार हैं उनको भेज दें। क्या नहीं, उनको मत भेजो, जिन्होंने ये अखबार में खबर छपाई है या जिसने ये सूचना दी है उसको जेल के अंदर भेज दो। हर जगह वही हो रहा है। राम जन्मभूमि के अंदर चोरी हो गई, जो वहां पे महिपाल सिंह हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जो भी वहां पे विसिल ब्लोअर बनेगा वो दंड का भागीदार होगा।
जो भी भ्रष्टाचार में बाधक होगा उसके साथ ये स्थिति होगी। और इसी प्रकार से आप देखिए, इसे कहते हैं अमानत में खयानत। आपने एक केंद्रीय मंत्री ने, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे देश के सामने आके कमिटमेंट किया कि सारी एफआईआर वापस हो जाएंगी, और उसके बाद बैकआउट कर रहे हैं आप। इसे अमानत में खयानत कहते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने अच्छा क्या मैसेज दे रहे हैं आप बच्चों को? ये बच्चों को ये मैसेज, अच्छा फिर पुलिस का स्टेटमेंट क्या मैसेज दे रहे हैं? पुलिस ने कुछ नहीं किया, बच्चों ने किया। अरे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है किस प्रकार के एक्सेसेस हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया है। अरे वो जो लड़की है जिसपे वो एसएचओ साहब जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, बेहूदगी कर रहे हैं, और एसीपी साहब थप्पड़ मार रहे हैं एक लड़की को, ये सीजे क्या इसमें कोई उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत है? डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, एवरीबॉडी हैज सीन। जिस तरह बच्चों को पीटा गया, पैलेट गन चलाई गई, कोई कह रहा है पैलेट गन नहीं चली, कोई कहता है ये चला, कोई कहता है नहीं चला, 10 लोग घायल हो गए। पर देखिए, बिल्कुल एक प्रकार से इन्होंने हमारे देश के बच्चों से पंगा ले लिया है। और ये जो पुणे के अंदर करने जा रहे हैं, जो पुणे के अंदर इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है, इसका मतलब ये है हमारे देश को, युवाओं को ये चैलेंज कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक स्टेप है, और ये बिल्कुल सही बात है। किरण रिजिजू के अलावा कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी बड़े कद का नेता मोदी जी को, शाह जी को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है, और जिसकी परिणति आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से जो ये चल रहा था कि अभी नरेंद्र फिर देवेंद्र, जो एक मुंह चला था कि देवेंद्र फडणवीस शायद अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले 15-20 दिन में नरेंद्र मोदी वो ले लेंगे। ये जो अमित शाह साहब हैं, इन्होंने किसी अपने अधिकारी से ये आदेश करवा दिया है पुणे के केस के मामले में, जिससे बदनामी सारी की सारी देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में आएगी। तो ये कई तरह की लड़ाइयां इस समय चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अमित शाह चल रही है, अमित शाह वर्सेस नितिन गडकरी चल रही है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रही है। ये युद्ध का मैदान बन गया है। क्रेडिबिलिटी इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो आश्वासन आप दें, हम जैसे साधारण आदमी, हम जैसे आदमी भी अगर समाज के सामने कोई बात कहते हैं कि हम इसे पूरा करेंगे, उसे बैकआउट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। और 2 मंत्री जो दूत बन के गए थे और कॉकरोच जनता पार्टी से जाके इन्होंने बात की थी। एक निवेदन आखिर करना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, बार बार कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सौरभ दास मत दीजिए। ये आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन है। एकजुट होकर सबको, इस सरकार को हिलाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। और ये जो पुणे के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, सौरभ दास से निवेदन करता हूं, अभिजीत दीपिके से निवेदन करता हूं, अभिजीत दीपिके भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अपने साथियों से, अपने समर्थकों से कहिए, पुणे की जो मीटिंग है उसको सफल बनाइए। एकीकृत होकर, एकजुट होकर ये सामना कर रहा होगा, क्योंकि जिससे अब लड़ाई लड़ रहे हैं ये हर उसके माहिर हैं। और ये बिल्कुल एक प्रकार के, जिस प्रकार का इनका संगठन है और जिस प्रकार का ये है, और बार बार नितिन नवीन ने भी कह दिया था कि हमारे कार्यकर्ता इनसे जुड़ सकते हैं, और मोदी जी ने भी कह दिया ये लोग दिमागी नक्सल हैं। और दिमागी नक्सल का मतलब ये है अपने वो जो उनके पास दिमाग विहीन लोग हैं उनसे लड़ाने के लिए। तो इसलिए एकजुट होने की आवश्यकता है। बार बार अपनी पार्टी का नाम मत लीजिए। सारे लोग मिलकर आज के तारीख में जो भी एकीकृत लड़ाई से बाहर है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल सही विचार है आपके। और वहां भी जंतर मंतर पे भी किसी एक पार्टी के बैनर तले भले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पर वाम दलों के भी लोग उतने ही थे। छात्र संगठन आप देख लीजिए, चाहे वो आयसा के हों, चाहे AISF के हों, चाहे वो उधर SFI के हों, KYS हों, ऐसे तमाम KYS हों, दिशा वाले हों, ऐसे अलग अलग थे। तो छात्रों की टोली थी। और इनके अलावा स्वतःस्फूर्त जो लोग थे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, वो भी थे। यानी ये एक मास आंदोलन था। ये जन आंदोलन था, युवा आंदोलन था, जेन जी आंदोलन था, और अब जेन अल्फा आंदोलन आप देख ही रहे हैं। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास, उस समय आप अपनी बात पूरी नहीं रख पाए थे, और फिर तुरंत आता हूं अनिल जी आपके पास भी। यहां पर स्वामी जी ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। एक ये देवेंद्र, नरेंद्र और ये सब जो चल रहा है, चलिए पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्या आगे होगा पता नहीं, लेकिन विश्लेषण करना हमारा काम, हम विश्लेषण करेंगे। दूसरा यहां पर जो महत्वपूर्ण बात आती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं
और नया शब्द गढ़ते हैं दिमागी नक्सल। दिमागी, अभी आपने बताया दिमागी नक्सल पे कितने मीम्स और रील्स बन गए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब दिमाग वाले छात्रों के बीच जाते हैं तो इनकी सभा को हर बार, चाहे वो 15 अगस्त से पहले की सभाएं हो या 15 अगस्त के बाद 22 अगस्त को होने वाली सभा हो, उसको रोकने की कोशिश हो रही है। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इन सब चीजों पे सुनवाई चल रही है। और चौथी तरफ देश का जेन अल्फा अपने स्कूल के लिए सड़कों पे है, आज भी है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, और इन सब के बीच पांचवी तस्वीर जो आप लोगों ने भी इसका जिक्र किया, न होम मिनिस्टर आ रहे हैं, न रक्षा मंत्री आ रहे हैं, न वित्त मंत्री आ रही है, न प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। आ कौन रहा है? तो किरण रिजिजू साहब, जिनका काम संसद का कामकाज ठीक से हो। संसद में तो आप न प्रधानमंत्री को ला पाए और न ही गृह मंत्री को ला पाए, लेकिन संसद के बाहर आप प्रवक्ता की भूमिका बेहतर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या प्रवक्ताओं की कमी हो गई है बीजेपी में? यह भी एक सवाल है। स्वामी प्रशांत जी, किस प्रकार की प्रवक्ता वो भी है? आप देखिए ना कि गालीबाज लोग, ऐसे लोग इनको डिफेंड करने आ रहे हैं ना, जो बड़े सीनियर सीजन नेता है, चाहे वो आरएसएस के हो या बीजेपी के हो, वो नहीं आ पा रहे। देखिए, इसमें बहुत बारीकियां बहुत सारी निकालने का जो है समय खराब नहीं करना चाहिए। जैसे जस्टिस साहब ने कहा था कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का। देखिए, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल प्लॉट खो चुके, अब उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी। अब उसके बाद उसमें निटी गिटी आप करते रहे, ये कमेटी बना दो, वो कमेटी बना दो, और पुलिस ये एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये स्पिन डाल दो, प्लेन क्लोज के बारे में ये लिख दो, वो लिख दो, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, झारखंड का केस हमारे सामने है। झारखंड में जो भी हुआ, उन्होंने ये पेच नहीं डाले, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हुआ। तो उस लेवल पे एंगेजमेंट होता है, तब जाके वो विड्रॉ हुआ और उनकी मांगे पूरी हुई। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सलूशन पॉलिटिकल होता है। ये नहीं होता कि लाल किले से आप गालियां देंगे छात्रों को, आप छात्रों को ये कहेंगे कि तुम दिमागी नक्सल हो, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से उटपटांग आप एफिडेविट दिलवा दोगे, किरण रिजिजू आके ये कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारे जो युवा हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये टीवी चैनलों पे आके झूठ बोल रहे हैं, और विपक्ष के नेता तो झूठ बोलते ही हैं, और फिर आप जीत लोगे। ऐसे नहीं होता, ये कोई लूडो नहीं चल रहा है। और देश के युवा और देश की जनता मूर्ख नहीं है कि आप उनको ये कह दोगे कि वहां पे तो कोई मरा ही नहीं। ये आप अपने जो व्हाट्सएप में पार्कों में घूमने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड लोग हैं, वो मान लेंगे आपकी बात, लेकिन वो इररिलेवेंट लोग हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी या जो मोदी जी की पॉलिटिक्स है, वो क्या दुश्मन बनाने की, कि कभी आप कह दो कपड़ों से पहचान लो। ये सारे जो तानाशाह होते हैं, उनकी एक ये टैक्टिस है कि आप दुश्मन को वो कर दो, कि कभी कपड़ों से पहचान लो कह दो, कभी अर्बन नक्सल कह दो, कभी उनको दिमागी नक्सल कह दो, कभी आंदोलन जीवी कह दो, और उसमें आप अपना गोदी मीडिया से एक वो चलाओ। तो गोदी मीडिया इररिलेवेंट हो चुका है। गोदी मीडिया की अब ये हैसियत नहीं है कि वो समाज में कोई विमर्श को पैदा कर पाए। तो भटकी हुई राजनीति कर रहे हैं। ये पतलून ज्यादा बड़ी फट गई, इसमें रफू नहीं हो सकता राजीव। दूसरी चीज ये कि देखिए, आज के अखबार में आया कि 2 लाख 5 महीने में 2 लाख सोशल मीडिया पोस्ट डाउन करवाई गई। अकेले इंस्टाग्राम पे 1 लाख पोस्ट डाउन करवाई गई। ये सेंसरशिप कर रहे हैं। आप सेंसरशिप कर रहे हो, युवा उससे आपसे आगे।
वो जैसे एक जंतर मंतर पे नारा लगा 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, आपने उसका वीडियो डाउन करवा दिया, उसके 70 सैकड़ों वर्जन आ गए। तो आपकी व्हाट्सएप की सरकार को इंस्टाग्राम की चुनौती मिल रही है और इंस्टाग्राम ने व्हाट्सएप को बेदखल कर दिया। अब व्हाट्सएप केवल पार्कों में है और ये जो 100 साल में हाफ पैंट से फुल पैंट में आए उन लोगों के लिए है, वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। अब देश के युवा समझदार हैं। आप जो छात्र हैं, हम तो हमारे घर के पास स्कूल है, हम तो बात करते हैं छात्रों से, जो स्कूल के बच्चे छूट कर आते हैं। जब छुट्टी होती है तो मेरे घर के सामने से निकलते हैं, मैं वहां खड़ा होता हूँ, कई बार बात करता हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब पॉलिटिक्स मालूम है। उनके स्कूल्स में डिबेट कंपटीशन होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन बच्चों की बातें सुनिए आप। और ये यूपी और बिहार और यहाँ राजस्थान में ही क्यों हो रहा है, ये केरल में क्यों नहीं हो रहा है? राजीव जी, हम लोग भी देश में घूमते हैं, सारे देश में हम दूसरी जगह जाते हैं और वहां के स्कूलों को देखते हैं, आप दंग रह जाएंगे कैसे स्कूल हैं दक्षिण भारत में। आंध्र प्रदेश में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आप वो स्कूल बहुत बेहतर क्वालिटी के स्कूल है। और उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश का पढ़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल बहुत उत्तम क्वालिटी के थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन की प्राथमिकता अगर 80-20 ठोक देंगे, मार देंगे, यही है अगर, तो शिक्षा की बात ही नहीं कर, उनके शिक्षा एजेंडे में ही नहीं है। उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये बच्चे क्यों कर रहे हैं। उनके दिमाग में सलूशन आएगा कि इन बच्चों के माँ बाप के मकान गिरवा दो बुलडोजर से, उनके दिमाग में ही सलूशन आएगा। वो शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेंगे। उनके दिमाग में आएगा कि इसमें हिंदू कितने, मुसलमान कितने, वहां बंटवारा कर दो। इनके माँ बाप के ऊपर जो है वो लगा दो, रासुका लगा दो, गैंगस्टर एक्ट लगा दो। इससे ज्यादा ये सोच नहीं सकते जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसको पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व करने का इनके पास तरीका नहीं है। और तरीका नहीं है तो झारखंड से सीख लें। एक प्रॉब्लम हुई वहां भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अंत में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। दिल्ली की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, गुस्सा बरकरार है। और वो ये जो दांव पेच से नहीं होगा मामला ये। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, क्या राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो क्या, और उसमें भी जब उनके कार्यक्रमों को तीनों जगह, पहले तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में यही हुआ कि जयपुर में जगह नहीं, आप 35 किलोमीटर शहर से बाहर लेके गए। देहरादून में आपने देख लिया, जिस मैदान में आपने जगह दी थी रैली के लिए, उस मैदान को फाइनली आपने कैंसिल कर दिया। प्रयागराज में आपने देखा कि मैदान को पहले दिया, फिर कैंसिल किया, फिर दिया, और उसके बाद सीवर का पानी जो है वो छोड़ दिया, गंदा पानी। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। पुणे में भी वही ढर्रा वही है। अब उसके पीछे की सियासत, कौन क्या कर रहा है ये नहीं, लेकिन क्या इन सबको रोक कर राहुल गांधी के साथ आ रहे युवाओं के दिमाग को बदलने की कोशिश हो सकती है, या उसमें सफलता, कोशिश हो ना हो, कोशिश तो कर ही रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है? क्या अब का हाल जंतर मंतर, बिफोर जंतर मंतर, आफ्टर जंतर मंतर, क्या देश की सियासत में परिवर्तन नहीं हो गया है? देश के जो वोटर्स हैं, देश की जो जनता है, उनके मन मस्तिष्क में परिवर्तन नजर आता है? और इसका कितना, ये पूरा चेंज हो गया जी, इस कितना असर विपक्ष की राजनीति पे? देखिए, पूरा चेंज हो गया है। पूरा चेंज हो गया ये कि एक तो जो जिसके बारे में अभी तक लग रहा था कि जो साइलेंट सपोर्टर समझ रहे थे हम लोग समझ रहे थे, मतलब मैं तो कहूंगा कि ये जो फेलियर है हमारा, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। कि हम लोगों को लग रहा था कि ये बच्चे जो है कंज्यूमरिस्ट है, ये बच्चे जो है ये सोशल मीडिया यही सब खेलते रहेंगे, इनका कोई मतलब इनके पास कुछ है नहीं, और ये इसी तरह से राम मंदिर वगैरह चलता रहेगा, और जो
मतलब गोदी मीडिया चलेगा और ये पॉल्यूट कर मतलब एक पॉल्यूशन, कल्चरल पॉल्यूशन का हम लोग को लग रहा था। लेकिन वो हम लोग को ये अंदाजा नहीं था, मैं मानता हूं कि ये अंदाजा नहीं था कि एक पॉलिटिकल पॉल्यूशन के बदले एक तरह का रिवोल्यूशन चल रहा था उनके बीच में, दुनिया खुल रही थी। इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को व्हाट्सएप और ये पर जो फ्रिवलस जो कि सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन दिख रहा था वो नहीं था। वो बच्चे कई चीज जान गए थे और जान रहे थे, प्रोसेस में थे, एक्सप्रेस। लेकिन एक चीज उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि एक्सप्रेशन जो है ना, खुला एक्सप्रेशन था। जो स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब के जरिए या रैप ये सब के जरिए जो चल रहा है उसमें आपको दिखाई देगा कि भाषा के स्तर पर भी वो लिबरल, बहुत लिबरल हो गए। जो होली में हम लोग पहले गाया जाता था वो स्टेज पर गा रहे हैं, एक तरह से बाकायदा गली गलौज की भाषा भी चलाते हैं और काफी डेप्थ भी, सटायर भी, सब कुछ करते हैं। ये इसका असर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट में जाएगा ऐसा लग नहीं रहा था। वो चला गया और जबरदस्त ऑर्गेनाइज ढंग से इसमें। लेकिन आपको मानना पड़ेगा ये अंतर है जो बांग्लादेश, नेपाल या वहां क्या है कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है उसको उन्होंने नकार दिया। लेकिन यहाँ का एक जो राहुल गांधी की आपने बात की, राहुल गांधी या लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनके साथ रहे और उन्होंने उनको नकारा नहीं बल्कि उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद की। और वो उन लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जंतर मंतर बिना लेफ्ट के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नेहा बोरा, इसके बगैर आप उसको सोच नहीं सकते, मुकम्मल होते हुए देख नहीं सकते। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है यही इनको अलग करता है कि जेएनजी का जो कंसेप्ट अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था कि जेएनजी का मतलब है क्या कि अपने देश के सब चीज के खिलाफ हो जाइए और एक नया एक जो मतलब कंज्यूमरिस्ट डेमोक्रेसी के पक्ष में जाइए, वो नहीं हुआ इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी चीज है। राहुल गांधी उसको आर्टिकुलेट कर रहे थे, किया और बहुत ही सधे हुए ढंग से। मैं मानूंगा कि जो पिछले दिनों राहुल गांधी की राजनीति में एक मैच्योरिटी दिखाई देती है बहुत भयंकर, वो मतलब भयंकर नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत बेहतरीन दिखाई देती है। वो मैच्योरिटी ऐसी है कि उसमें उन्होंने कितना लग रहा था कि जैसे कि उनका और जेएनजी का अलगाव हो गया है, कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस का टकराव हो गया और एक टकराव दिखाई भी देने लगा था। लेकिन वो टकराव को टाल लिया और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया और अब जो है सो उसको लीड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उसको रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज एक और कहूंगा, देखिए इनका कारतूस जो है अब खत्म हो गया है, चलाना मतलब इनके पास है नहीं, खाली बैरल्स हैं जिसमें कि कुछ है, मतलब लोड करना बहुत दिक्कत है इनके लिए। अब अभी क्या है कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में इन्होंने क्या क्या कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स घूम रहे थे बड़ी संख्या में, तो इसका मतलब कि पहले रिजाइन करने वाली बात को तो और पुष्ट कर रहे हैं ना। दिल्ली की सड़कों पर अगर क्रिमिनल्स घूम रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, और वो पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पे, और वो जो संसद की रैली हो रही है उसमें चले जा रहे हैं, तो तुम आपकी पुलिस कर क्या रही थी? और आपका इंटेलिजेंस, इसका मतलब कि आपका इंटेलिजेंस जो है वो लगा हुआ था सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बारे में। और दिल्ली की सड़कों पे जो घूम रहे हैं क्रिमिनल्स, कह रहा है कि जो गंभीर अपराध करने वाले, अरे गंभीर अपराध करने वाले जेल में होने चाहिए, उस रोड पर कैसे घूम रहे हैं भाई? मतलब कि आप सोचिए ना कि जरा लॉजिकली देखिए कि गंभीर अपराधी उसमें शामिल थे, थोड़ी तो उस गंभीर अपराधी जेल में होने चाहिए थे। और जेल से बाहर है अगर बेल पर, और वो अगर इस तरह घूम रहे हैं और पिटाई के लिए और पुलिस को पीटने के लिए चले आ रहे हैं, तो पुलिस कर क्या रही थी? और पुलिस के पास इसका मतलब कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। अब वो रिकॉर्ड ढूंढेंगे, मतलब जो भले लोग हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको क्रिमिनल बताएगी वो। तो ये वो भी नाटक खत्म हो गया। रिजिजू का बयान जो कोर्ट में उन्होंने कहा, अगर ये सबको देखेंगे तो जो प्रशांत जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा लीडरशिप कोलैप्स है, कोई जो है आ नहीं रहा है, सीनियर लोगों ने भी हाथ अपना बंद कर लिया है, क्योंकि उनको लग रहा है क्या कि अगर कुछ पॉलिटिक्स अगर आगे करनी है तो अपन क्यों इसमें इस ये में जाए, कीचड़ में जाए।
तो वो लोग उससे अपने को अलग ही रख रहे हैं। अब वो पहले याद होगा आपको कि चौकीदार चोर चला था, चौकीदार चोर वाला में कैसे हर एक अपने को लिख रहा था मैं चौकीदार हूं टाइप का चालू हो गया था। इस बार उनके हाँ वहां मैं भी चौकीदार, अभी वहां कहा मैं भी चौकीदार टाइप का, वो कोई नहीं बोल रहा कि मैं भी बंदर, ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा है। तो ये टाइप का जो है सिचुएशन तो उनको उनके लोगों ने भी, अब वो लोग दूर अपना एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस से वो लोग तमाशा देख रहे हैं। तो ये जो अच्छा देवेंद्र में हमको तो याद है, मतलब ऐसे जाके मैं कह रहा हूं कि एक बहुत फेमस ये है, जाग मच्छिंदर गोरख आया, तो वो टाइप का हो गया है कि ये जो है मतलब कि राहुल गांधी आ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को जाग जाना चाहिए। वो तो जाग नरेंद्र राहुल आया टाइप का सिचुएशन आ गया है कि शिष्य को मतलब गुरु को जगाने के लिए गोरखनाथ चले आ रहे हैं, ऐसी घोषणा हुई थी। तो इसी टाइप का हो गया है कि विपक्ष के नेता जो है प्रधानमंत्री को जगाने के लिए अब आ रहे हैं, हर जगह ये परेशान है कि उनको कैसे रोक दे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमलेंदु जी क्लोजिंग कमेंट पे आते हैं, और क्या यहाँ राहुल गांधी वाले मामले में भी ट्विस्ट बाकी है, यानी राहुल गांधी की रैली में, या सब कुछ अभी कल ये शांत हो जाएगा, कर्फ्यू हटा लिया जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि अभी ट्विस्ट बाकी है। काफी पहले एक कदम उठाया है चूंकि वहां प्रशासन ने, तो अभी काफी कुछ इसमें हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे या स्वामी जी कह रहे थे, अमलेंदु जी, हाँ 3 दिन का समय है, हाँ 3 दिन का समय। लेकिन जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना कि कोई कांग्रेस का आदमी घुस गया है जो उनको गलत राय दे रहा है। अब वो कांग्रेस का आदमी घुसा हो नहीं घुसा हो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रशासन भी दबाव इतना मतलब उसके ऊपर हो जाता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है इनको इनके ही उससे निपटाया जाए। और हम लोगों ने देखा है कि अक्सर सरकारें जो गिरती हैं वो जनता का तो दबाव होता ही है, लेकिन अंदर से जब प्रशासनिक विद्रोह की स्थिति सी हो जाती है तो उस समय फिर और सरकारों के लिए लेने के देने पड़ जाते हैं। शायद इस तरीके की परिस्थितियां बनने लगी हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी सोचने लगे कि भाई इनको कब तक झेला जाए इस तरीके से। आखिर लोकतंत्र जो है वो सिर्फ जनता के लिए तो नहीं है ना, लोकतांत्रिक जो अभिव्यक्ति है और जो लोकतंत्र का स्वाद है वो तो जो नौकरी में उसको भी चाहिए ना। तानाशाही में तो पुलिस पर भी दबाव है, प्रशासन पर भी दबाव है और जनता पर भी दबाव है, सब पर दबाव है। तो लोकतंत्र हमको यही एक अभिलाषा देता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे और हम जो है स्वतंत्र तरीके से सोचेंगे। तो वो लोकतांत्रिक जो अभिलाषा है उस पर अगर प्रहार होगा, उसको अगर कुचला जाएगा तो वो जनता का कुचला जाए और चाहे पुलिस प्रशासन का कुचला जाए। अब जैसे प्रशांत जी उस दिन बता रहे थे कि रात को 1 बजे वहां से निकल रहे थे आप लोग जंतर मंतर से, आप भी थे राजीव जी साथ में, और उसने एक आवाज दी पुलिस अफसर ने, प्रशांत जी मैं आपको रोज सुनता हूँ टीवी लाइव पे। तो अब इस तरीके के लोग अगर पुलिस में बैठकर और सुन रहे हैं टीवी लाइव को, जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये साधारण जी गुड़ने का काम थोड़ी है जो सुन रहे हैं। तो अगर लोग सुन रहे हैं टीवी लाइव को भी इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर काफी कुछ खदबदा रहा है। और पुलिस का जो आज हलफनामा दायर हुआ उसमें जो सलीके से मुझे लगता है कि बहुत ही कोई समझदार दरोगा जो है उसने तैयार किया है ये एफिडेविट। उसने इस तरीके से एफिडेविट तैयार किया है कि सरकार की भी बड़े सरकार की जय हो, बड़े सरकार की जय हो भी हो जाए और सरकार के पलीता भी लग जाए, इस तरीके से तैयार किया गया है। अब देखिए कि उसमें हलफनामे में बताया गया है कि 240 पुलिसकर्मी घायल हुए, 200 छात्र घायल हुए। किरण रिजिजू कह रहे हैं कोई छात्र घायल नहीं हुआ, पुलिस का हलफनामा कह रहा है 200 छात्र घायल हुए। तो लगा दिया पलीता सरकार के, बोलते रहो रिजिजू साहब। अब अमित शाह जी जब आएंगे सदन के अंदर, अब जब भी आए, हो सकता है आने का मौका ही ना मिले गृहमंत्री रहते हुए, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी। लेकिन अगर गृहमंत्री रहते हुए सदन में आने का मौका मिलेगा तो विपक्ष के पास तो कई चीजें हो गई। अस्पताल का आरटीआई का जवाब आ गया कि 10 छात्र घायल हैं पैलेट गन से, 2 ही अस्पताल से आया है, 2 का और आ जाएगा। पुलिस का हलफनामा है 200 लोग घायल हुए। पुलिस का हलफनामा है कि सिविल वर्दी में थे लोग। अब वो विजुअल्स हैं कि सिविल वर्दी में किस तरीके से काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, तो यानी उस हलफनामे ने सरकार को और बुरी तरीके से फंसा दिया है, तो ये भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पुणे का कार्यक्रम है वो अभी कल परसों में हो सकता है कुछ और चीजें हों,
और ये जिस तरीके से करने की कोशिश की है। अच्छा, अगर ये कर दिया जाता है कि मान लीजिए 22 तारीख को आप व्यवधान डालते हैं और कार्यक्रम नहीं होने देते, राहुल गांधी पहुंचते, क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी। यही तो होगा कि आप 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो राजीव जी, ये लोग असल में जिस संस्कृति में पलकर आए हैं, इनको लोकतंत्र की ये मालूम ही नहीं है स्थिति कि इस तरीके के आंदोलनों में गिरफ्तारियां जो हैं वो प्रतिरोध को और जन्म देती हैं और प्रतिरोध को मजबूत करती हैं। जैसा खड़गे कल कह रहे थे वहां गोवा में कि ये तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग थे, और हमने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। तो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस तरीके से आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप राहुल गांधी को फायदा पहुंचा रहे हैं। फर्ज कीजिए कि राहुल गांधी पहुंचते हैं पुणे और इसी तरीके का तमाशा होता है, जगह जगह से लोग पहुंचते हैं और गिरफ्तारियां होती हैं, फिर उसी तरीके की परिस्थितियां बनती हैं जैसे कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बनी थी, इस तरीके के पुणे में भी परिस्थितियां बनती हैं। इसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? क्या इसका अंदाजा लगाया ये आदेश जारी करने वाले लोगों ने? या मान लीजिए आपके इसके बावजूद भी 22 तारीख का कार्यक्रम हो जाता है, तब इस प्रशासनिक आदेश की क्या वक़्त रह जाएगी? या तीसरी बात मान लीजिए कि आप चलिए कह देते हैं कि साहब आप कार्यक्रम कर लीजिए, आपको अनुमति दी जाती है और उस कार्यक्रम स्थल के बाहर वो सब रहेगा, और 22 तारीख के बाद फिर आपको हटाना पड़ता है आदेश, तब फिर क्या स्थिति रहेगी? यानी किसी भी तरीके से, राजीव जी, कहावत है कि खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे और चाकू चाहे खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो ये जो कदम उठाया गया है, तो इसका कदम का नुकसान अंततः होना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को है, और फायदा राहुल गांधी और देश के जेनजी और युवाओं को ही मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, और आप तमाम साथी, रीमा घोष जी हैं, मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, और AK साहब हैं, गीता आलोशिस जी हैं हमारे साथ।